हाँ बच्चों, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पार्ट का पहला चैप्टर तुम्हारा त्रुटि विश्लेषण। यानी एरर एनालिसिस। त्रुटि विश्लेषण यानी एरर एनालिसिस है। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे किसी चीज़ की कोई माप हम लेते हैं या किसी चीज़ का कोई वज़न तौला जाता है तो उसकी माप में वास्तविक मान से अपेक्षित मान में कुछ ना कुछ अंतर आ जाता है। ये जो अंतर होता है इसी को हम त्रुटि कहते हैं। त्रुटि दो प्रकार की होती है। पहली क्रमबद्ध त्रुटि, यानी सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर और दूसरी है यादृच्छिक एरर, जिसे रैंडम एरर कहते हैं। अब इसमें पहली एरर है जैसे क्रमबद्ध त्रुटि, सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर जो है ये सिस्टम के कारण होती है। सिस्टम के कारण का मतलब ये है कि जैसे किसी चीज़ का हमें अध्ययन करना है या किसी चीज़ की नाप तौल करनी है, उसके लिए एक सिस्टम बनाया जाता है। आप इस तरीके से समझिए कि जैसे फिजिक्स में प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल के लिए क्या है कि एक लैब होती है। लैब में प्रैक्टिकल करने वाला व्यक्ति होता है, प्रैक्टिकल से संबंधित इंस्ट्रूमेंट होते हैं और इन सबको जोड़ करके एक सिस्टम बन जाता है। इस सिस्टम में किसी से भी एरर हो सकती है, जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकती है, पर्सनल एरर हो सकती है और तकनीकी एरर भी हो सकती है। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर की बात अगर हम करते हैं तो जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसमें एरर हो सकती है। जैसे वर्नियर कैलिपर से हम लेंथ नापते हैं तो उसमें शून्यांक त्रुटि होती है जो कि पॉजिटिव निगेटिव होती है। अगर हम सिंपल पेंडुलम का प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उसमें स्टॉप क्लॉक होती है जो हो सकता है 0 से स्टार्ट ना होकर कुछ सेकंड 2 4 5 सेकंड आगे या पीछे हो सकती है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक के इंस्ट्रूमेंट में या इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में जब हम वोल्ट मीटर मीटर वायर यूज़ करते हैं जिनको कि कनेक्शन पर कसा जाता है, हो सकता है कसने में कुछ ढीला रह जाए तो उससे भी एरर आ जाती है। तो इस तरीके से एरर कई तरीके से सिस्टमैटिक एरर हो सकती है। सिस्टमैटिक एरर जो होती है इसको हम दूर कर सकते हैं, ये नियमों के अंतर्गत होती है। उन नियमों में या उन कमियों को दूर करके हम एरर से बच सकते हैं। और उसके अलावा जैसे रैंडम एरर है, यादृच्छिक त्रुटि है, इस त्रुटि के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये एरर कहाँ से कैसे आ गई। तो जो सिस्टमैटिक एरर है, क्रमबद्ध त्रुटि है, इसकी कमी को तो दूर कर लेते हैं। जैसे वर्नियर कैलिपर्स से जब हम रीडिंग लेते हैं तो उसकी शून्यांक त्रुटि पहले निकाल लेते हैं कि पॉजिटिव शून्यांक त्रुटि है कि नेगेटिव शून्यांक त्रुटि है। उस त्रुटि की मदद से वर्नियर कैलिपर्स जो एरर दे सकता था उस एरर से बच जाते हैं। उसी तरीके से स्टॉप क्लॉक अगर 0 पर ना होकर कुछ सेकंड आगे पीछे है तो इस एरर से भी हम बच सकते हैं। जैसे मीटर स्केल यूज़ करते हैं
मीटर स्केल में अगर वो घिस गई है या उसका कुछ हिस्सा मान लीजिए 0 से 1 तक का टूट गया है या घिस गया है, तो हमको ये मालूम है कि 1 सेंटीमीटर ये कम नाप रही है, तो हम जो रीडिंग लेते हैं उसमें 1 सेंटीमीटर जोड़ देते हैं, तो उस एरर से हम बच जाते हैं। लेकिन रैंडम एरर जो है इसका कोई कारण हमारे पास स्पष्ट नहीं होता है, इसलिए रैंडम एरर से बच पाना थोड़ा मुश्किल होता है। रैंडम एरर में क्या करते हैं, इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए हम सिंपल पेंडुलम के प्रैक्टिकल में जी की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो जी की वैल्यू निकालने में दोनों टाइप की एरर पॉसिबल है, सिस्टमैटिक एरर भी और रैंडम एरर भी। सिस्टमैटिक एरर में क्या है कि जैसे हम जो डोरा यूज़ कर रहे हैं, जो धागा यूज़ कर रहे हैं, उस धागे की लंबाई को हमने मेज पे रखा और नाप लिया, तो मेज पर रख कर नापने में मान लीजिए हमने 90 सेंटीमीटर नाप लिया। उसके बाद जब उसको हुक से बांध करके लोलक लटकाया तो धागे की लंबाई कुछ बढ़ गई। जब धागे की लंबाई बढ़ गई तो हमारे प्रैक्टिकल में एरर लंबाई में ही आ गई। उसके अलावा इसमें सिंपल पेंडुलम के सेंटर से डिस्टेंस ली जाती है, जो धागे की प्रभावी लंबाई कहलाती है, इफेक्टिव लेंथ कहलाती है। उसके लिए हमें पेंडुलम का रेडियस भी निकालनी पड़ती है, जिसमें हम वर्नियर कैलिपर्स यूज़ करते हैं। तो इसमें भी एरर आ सकती है, लेकिन इस एरर को हम दूर कर लेते हैं, मतलब ये हमारी पर्सनल एरर है, इससे हम बच सकते हैं, इन कमियों को दूर किया जा सकता है। लेकिन जब हम इससे रीडिंग ले रहे हैं तो रीडिंग जब इससे ली जाती है तो बहुत सी रीडिंग निकल के आती हैं। जैसे जी का मान लीजिए 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, हमने दूसरी रीडिंग ली तो 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, तीसरी रीडिंग ली तो 9.6 आ गया। इस तरीके से कभी मान ज़्यादा और कभी मान कम आ रहा है। ये जो डिफरेंस निकल के आ रहा है, इसके कारण को हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इसी को हम रैंडम एरर कहते हैं। रैंडम एरर से बचने के लिए क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग ले करके उनके एवरेज को निकाल करके हम ओरिजिनल मान के काफ़ी करीब पहुंच सकते हैं। तो ये तो दो कैटेगरी की एरर है, क्रमबद्ध त्रुटि सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। इसके बाद जैसे जो एरर आपको मेनली पढ़नी है, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, वो है जैसे आपकी निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का सीधे सीधे कॉन्सेप्ट है कि वास्तविक मान में से प्रेक्षित मान को घटा दिया जाए तो निरपेक्ष त्रुटि मिल जाती है। निरपेक्ष त्रुटि का सीधे सीधे फार्मूला है वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। वास्तविक मान में से प्रेक्षित मान को घटा दिया, निरपेक्ष त्रुटि आपको पता चल जाएगी। अब जैसे मान लीजिए स्केल से हमने किसी तार की लंबाई हमने नापी 5.6 सेंटीमीटर और तार की ओरिजिनल लंबाई जो है, वास्तविक मान जो उसका है वो है 5.5 सेंटीमीटर। अब निरपेक्ष त्रुटि में हम आप क्या बता रहे हैं कि वास्तविक मान में से प्रेक्षित मान घटा दीजिए, तो वास्तविक लंबाई तो 5.5 सेंटीमीटर थी और जो लंबाई हमने नापी वो 5.6 सेंटीमीटर है। और निरपेक्ष त्रुटि का फार्मूला क्या है, निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। अब इसमें वास्तविक मान में से प्रेक्षित मान को घटा देंगे तो निरपेक्ष त्रुटि क्या आ जाएगी, देखिए निरपेक्ष त्रुटि आपकी आ जाएगी
5.5 माइनस 5.6 यानी कि माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये नेगेटिव आ गई। ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हम ज़्यादा ही नापें, हो सकता है कि हमने 5.4 नाप लिया, तब क्या आ जाएगा 5.5 माइनस 5.4 यानी 0.1 सेंटीमीटर। अब हमने दो रीडिंग ली है, अगर हम इसका एवरेज लेते हैं तो इसमें 0.1 पॉजिटिव माइनस 0.1 नेगेटिव, इसको अगर हम जोड़ देंगे तो जोड़ने पे रिजल्ट 0 हो जाएगा, यानी हमने कोई एरर की ही नहीं। इसलिए जो एरर निकाली जाती है उसमें नेगेटिव साइन नहीं लिया जाता है, एरर हमेशा पॉजिटिव होती है।